वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ फाइनल टर्म प्रिपरेशन। ये फाइनल टर्म की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको ENG 101 के लेक्चर नंबर 31 से लेकर 40 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। जो 3 स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं पैराग्राफ के, उनके साथ साथ एक अच्छे पैराग्राफ के अंदर एलिमेंट्स होना चाहिए, यूनिटी का भी और कोहेरेंस का भी। यूनिटी का मतलब ये होता है कि एक ही मेन आइडिया हो, मुख्तलिफ आइडियाज़ नहीं बल्कि एक ही मेन आइडिया। और सेकंड जो एलिमेंट है इंपॉर्टेंस का पैराग्राफ की, वो कोहेरेंस है। कोहेरेंस का मतलब ये होता है कि आपका पैराग्राफ जो है वो ईजी टू रीड है और अंडरस्टैंड है, क्योंकि सपोर्टिंग सेंटेंस जो है वो किसी तरह के लॉजिकल ऑर्डर्स में है, एक लॉजिकल ऑर्डर के अंदर है, बगैर किसी ऑर्डर में नहीं। आपके आइडियाज़ जो है वो कनेक्ट होते हैं यूज़ के जरिए अप्रोप्रिएट ट्रांजिशनल वर्ड, सही ट्रांजिशनल वर्ड्स का यूज़ किया जाता है। एक वेल रिटन जो पैराग्राफ है उसके 5 एलिमेंट, एक टॉपिक सेंटेंस, सपोर्टिंग सेंटेंस, कंक्लूडिंग सेंटेंस जो कि एक तरह से उसको समराइज कर रहा होता है, यूनिटी भी और कोहेरेंस भी। सो ये 5 चीज़ें जो है वो आ जाती हैं। टॉपिक सेंटेंस की हम बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस होता है, क्योंकि ये बताता है कि पैराग्राफ में क्या डिस्कस होने वाला है, ये चीज़ इसके अंदर बता दी जाती है। और इस रीज़न की वजह से ये एक तरह का गाइड भी होता है, हेल्पफुल गाइड होता है। ये पता चल जाता है कि पैराग्राफ में आगे क्या चीज़ आने वाली है, दोनों के लिए भी, रीडर और राइटर दोनों के लिए भी। और टॉपिक सेंटेंस जो एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है, काम करने वाले वर्ब भी जो काम किया जा रहा है, और कॉम्प्लीमेंट भी जो कि वर्ड या वर्ड्स होते हैं जिनको यूज़ किया जाता है कंप्लीट करने के लिए वर्ब की जो मीनिंग होती है उसको। सो टॉपिक सेंटेंस के अंदर एक टॉपिक और इसी के साथ साथ कंट्रोलिंग आइडियाज़, जैसे कि इसके अंदर ये जो है ये नेम देता है टॉपिक का, और फिर ये लिमिट करता है टॉपिक जो है एक स्पेसिफिक एरिया का जो कि डिस्कस होना है पैराग्राफ में। फॉर एग्जांपल जैसे कि ड्राइविंग ऑन द मोटरवे रिक्वायर्स स्किल्स एंड एजिलिटी। और इसके अलावा ये कि प्लेटिनम अ प्रीशियस मेटल इज़ यूज्ड फॉर 2 पर्पसेस। अब यूनिटी की हम बात करते हैं। एक अच्छा पैराग्राफ के अंदर यूनिटी है, हर पैराग्राफ में एक ही आइडिया जिसका डिस्कस है, और यूनिटी के भी 2 पार्ट होते हैं। हर सपोर्टिंग सेंटेंस के अंदर पैराग्राफ को लाजमी तौर पर डायरेक्टली रिलेट करें मेन आइडिया से, और फर्स्ट पार्ट जो है वो यूनिटी है। और ये भी याद रखें कि शामिल ना करें कोई भी इन्फॉर्मेशन जो कि डायरेक्टली सपोर्ट ना करे टॉपिक सेंटेंस को। कोहेरेंस की हम बात करें, कोहेरेंस राइटिंग के अंदर इससे मुराद जो मूवमेंट होती है एक सेंटेंस की दूसरे तक लाजमी स्मूथ और लॉजिकल हो। इसी तरीके से सेम तरीके में एक लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग जो है मूवमेंट हो एक पैराग्राफ से दूसरी तक, लाजमी स्मूथ और लॉजिकल हो। ऑर्डर ऑफ इम्पोर्टेंस की हम बात करें जो सेकंड कॉमन तरीका ऑर्गेनाइज करने का आइडियाज़ एक पैराग्राफ में वही कर डिस्कस किया जाए उनको, जो उनके ऑर्डर के अंदर उनकी इम्पोर्टेंस के मुताबिक। और इसको 2 तरीके से किया जाता है। आप डिस्कस कर सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट को पहले, और आप वर्क डाउन कर सकते हैं जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको आगे कर सकते हैं आप। और ये भी कर सकते हैं कि आप शुरुआत कर सकते हैं कि लीस्ट इम्पॉर्टेंट से, और एंड का पैराग्राफ जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। यानी कि मुख्तलिफ तरीके हैं ऑर्डर के। अब ऐसे राइटिंग की बात किया है, अब ऐसे लिखना कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है अगर हम पैराग्राफ से कंपेयर करें। अगर पैराग्राफ लिखना आ जाता है आपको तो फिर ऐसे आप लिख सकते हैं। और जो है डिफरेंस ऑफ लेंथ का है, हम लेंथ का फ़र्क है, पैराग्राफ लिखना और ऐसा लिखने में लेंथ का फ़र्क है। प्रिंसिपल जो है ऑर्गेनाइजेशन के वो सेम है दोनों के लिए। इसी वजह से अगर आप अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, आप एक अच्छा ऐसे भी लिख सकते हैं। प्रोसेस ऑफ राइटिंग की बात करें, राइटिंग यूजुअली तौर पे लेती है स्टेप्स और या स्टेजेस ऑफ 5 स्टेप्स या स्टेजेस होते हैं राइटिंग प्रोसेस में। आइडियाज़ को पहले हासिल किया जाए, सबसे पहले आइडियाज़ होंगे तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको रूल्स भी आते तब भी। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, कोई भी आइडिया आता है, अनलिमिटेड आइडियाज़ विदाउट एनी क्रिटिसिज्म, कोई भी कैसा भी आइडिया है, चाहे कोई ख़राब आइडिया भी लग रहा है तब भी उसको लिख लिया जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग में होता है कि आइडिया को जनरेट करके लिख लिया जाए, रिकॉर्ड कर लिया जाए। और उसके अलावा क्लस्टरिंग और फ्री राइटिंग भी तरीका है। और इसके अलावा ब्रीफ आउटलाइन बनाई जाए, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा जाए, जो कि फर्स्ट ड्राफ्ट में ज़ाहिर बात है कई सारी मिस्टेक्स होती हैं, उसका कोई इशू नहीं होता, फिर रिवाइज़ किया जाए। रिवाइज़ में ज़ाहिर बात है जो भी मिस्टेक्स वगैरह होंगे वो निकल जाएंगी, फिर प्रूफ रीड उसको किया जाए रिवाइज़ करने के बाद भी। अगर हम देखें पहला स्टेप आइडियाज़ हासिल करने के लिए, प्राइमरीली तौर पर आइडियाज़ आएंगे कहाँ से? रीडिंग से आएंगे। आप बुक्स रीड करें, आर्टिकल्स रीड करें, लोगों से बात करें, टॉक शोज़ को सुने, टीवी प्रोग्राम्स भी ज़ाहिर बात है जो करंट इश्यूज़ के ऊपर होते हैं उनको भी देखा जाए। ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, तमाम जो ज़ाहिर बात है लिख लें, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं उनको तमाम को जमा कर लें, जितने ज़्यादा आइडियाज़ आ सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि वो आइडियाज़ कैसे भी हो, चाहे फ़नी आइडिया ही क्यों ना हो, उसको लिख लिया जाए क्या, ताकि फिर आगे उनको
जो भी अच्छा लगेगा आइडिया उसको रख लिया जाएगा, ले लिया जाएगा। क्लस्टरिंग करें, इसमें जो है क्या होता है कि आप शुरू करते हैं लिखते हुए, आपका सब्जेक्ट या टॉपिक जो है सेंटर के अंदर ब्लैंक शीट के ऊपर पेपर के, और जैसे जैसे आइडिया आता है आप जो है वो उसको रखते जाते हैं बॉक्स या सर्कल में अपने टॉपिक के, सब्जेक्ट के या टॉपिक के अराउंड। फ्री राइटिंग ये भी एक बहुत बड़ी यूज़फुल टेक्निक है। आप यहाँ आप लिखते हैं जो कुछ भी आपके माइंड में आता है टॉपिक के बारे में, लिखते जाएँ जो भी कुछ आता है, कंटिन्यू लिखते रहें बगैर ज़ाहिरी बात है सोचे हुए कि क्या मिस्टेक्स हो रही हैं या गलतियाँ हो रही हैं। ये फ्री राइटिंग होती है। इससे क्या होगा कि लिखने की आदत पड़ेगी। स्टेप 2 ये होता है कि प्रिपेयर करें एक रफ आउटलाइन, और ये जो है बैकबोन होगी या स्केलेटन होगा जिसके ऊपर बिल्ड किया जाएगा एक तरह का स्ट्रक्चर है एक तरह का ये। और ये शो करता है ग्लैंस जो कि पॉइंट ऑफ पैराग्राफ है, वो सपोर्ट होता है उस पॉइंट के लिए, और ये जो है हेल्प करेगा आपको देखने में कि क्या ज़रूरत है आपको करने के लिए ज़्यादा राइटिंग को क्लैरिफाई करने के लिए आपका जो मेन पॉइंट या उसके जो सपोर्ट हैं। थर्ड स्टेप ये होता है कि लिखें अपना पहला ड्राफ्ट। पर्पस यहाँ होता है कि डेवलप करें कॉन्टेक्स्ट जो है आपके डॉक्यूमेंट का। सो रेडी हो रखने के लिए जो एडिशनल टॉट्स हैं और जो डिटेल हैं जो कि नहीं आती आपके माइंड में पहले, और स्पेंड ना करें टाइम इस चीज़ में कि करेक्ट करने के लिए वर्ड्स और सेंटेंस जो कि आप बाद में कर सकते हैं रिमूव। फिर ये कि रिवाइज़ करना, अब फर्स्ट ड्राफ्ट लिख लिया, अब रिवाइज़ करें। अब ये जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, रिवाइज़ किया जाए जो भी लिखा है उसको, और फिर उसके बाद प्रूफ रीड। फाइनल स्टेज होता है चेकिंग करें केयरफुली तौर पे। अब है वो वक्त जब एक एक चीज़ चेक की जाए कि स्पेलिंग्स, ग्रामर्स, पंक्चुएशन, दूसरे एरर यूज़ करें। डिक्शनरी भी यूज़ करें। सेंटेंसेस को चेक करने के लिए भी टूल्स अगर अवेलेबल हैं उनको भी चेक करें। कोई भी टूल्स अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो उनका भी यूज़ करें। सो तमाम राइटिंग चाहे वो जर्नलिस्टिक है या एकेडमिक है, एकेडमिक वो जो कि आप अपने यूनिवर्सिटी में करते हैं या फिर जो कॉलेज और स्कूल वगैरह में, इसके अंदर रिपोर्ट भी आ सकती है, एसे, असाइनमेंट, एक टर्म पेपर या प्रोजेक्ट वगैरह, इन सब का स्ट्रक्चर है। सर जर्नलिस्टिक हो या एकेडमिक राइटिंग, सबका एक स्ट्रक्चर होता है। और जो मेन चीज़ है वो यही होती है हर जगह पर, इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, सबसे पहले इंट्रोडक्शन, फिर बॉडी, और फिर थर्ड में कंक्लूजन आ जाता है। कंक्लूजन में समराइज़ करते हुए उसको फिर सॉल्यूशन दिया जा रहा होता है प्रॉब्लम का। इंट्रोडक्शन की बात करें तो ज़ाहिरी बात है इसमें जो है वो टॉपिक होता है या फिर सब्जेक्ट होता है राइटिंग का। आप जो है वो बताते हैं प्रॉब्लम या इशू कुछ जनरल स्टेटमेंट में अट्रैक्ट करने के लिए अपने रीडर की अटेंशन को, और एक थीसिस स्टेटमेंट ये कहने के लिए जो आप चाहते हैं कि ट्रीट करें इशू या टॉपिक जो आपके एस्से का। थीसिस स्टेटमेंट जो है वो होता है वो जो कि टॉपिक स्टेटमेंट की तरह होता है एक पैराग्राफ में। मेन बॉडी की हम बात करें, सेकंड पार्ट होता है एस्से का मेन बॉडी, जहाँ पे आप डेवलप करते हैं मेन आइडिया हेल्प के साथ एग्जांपल्स और डिटेल्स की। और ये पार्ट जो है इसके अंदर एक से ज़्यादा पैराग्राफ होता है, हर पैराग्राफ डेवलप करता है एक सब डिवीजन आपके टॉपिक का। नंबर ऑफ पैराग्राफ वेरी करते हैं नंबर ऑफ सब डिवीजन से। कंक्लूजन की हम बात करें जो कि थर्ड और लास्ट पार्ट होता है। सो बहुत से तरीके होते हैं एंड करने के, कॉम्पोजिशन आप क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट करते हैं एक फीलिंग जो है फिनाले की, और ये लेता है फॉर्म ऑफ समरी या रिव्यू जो है मेन पॉइंट जो कि डिस्कस हुए हैं बॉडी के अंदर एस्से के। सो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ की बात करें, स्टूडेंट्स जो अक्सर कंप्लेन करते हैं कि उनके पास डिफ़िकल्टी होती है स्टार्ट होने में और बहुत सा टाइम जो है वो लगाया जाता है सोचने में फर्स्ट सेंटेंस। तो अगर आप जानते हैं कि क्या पर्पस इंट्रोडक्शन का है, सो आपके पास डिफ़िकल्टी नहीं होगी ज़्यादा। इंट्रोडक्शन के 4 पर्पसेस हैं। पहले ये कि इंट्रोड्यूस करना टॉपिक एस्से का, एक जनरल बैकग्राउंड देना टॉपिक का, स्पेसिफाई करना ओवरऑल प्लान एस्से का, अराउज करना जो इंटरेस्ट है रीडर का टॉपिक के अंदर। नाउ दी राइटिंग दी कंक्लूडिंग पैराग्राफ। सो कंक्लूडिंग पैराग्राफ जो लिखा जाता है ये पैराग्राफ एक तो आखिरी होता है और ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एस्से का या किसी भी राइटिंग के अंदर, और ये बताता है रीडर को कि आपने एस्से कंप्लीट कर लिया है। और इसको किया जाता है समराइज़ किया जाएगा एक तरफ जो मेन पॉइंट बताए गए हैं बॉडी के अंदर, या फिर रीराइट किया जाएगा थीसिस स्टेटमेंट देते हुए डिफरेंट वर्ड्स के अंदर। और आप जो है आखिर में फिर अपनी फाइनल कमेंट भी देते हैं टॉपिक सब्जेक्ट के ऊपर। कंक्लूडिंग पैराग्राफ के अंदर क्या है, समरी है मेन पॉइंट की, री स्टेटमेंट है आपके थीसिस स्टेटमेंट की, लेकिन वर्ड्स का इस्तेमाल मुख्तलिफ किया गया है, और आपकी फाइनल कमेंट भी होती है टॉपिक ऑफ द एस्से के ऊपर। सो राइटिंग जो है एक आउटलाइन की डिपेंड करती है पर्पस के ऊपर, जो सब्जेक्ट होता है एस्से का। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये कि कोई एक तरीका नहीं है जो कि सूट करे हर किसी को और वो सबसे बेहतर हो। जिस तरह से वन शू डजेंट फिट ऑल,
सो एक शूज़ जो है हर किसी को नहीं पहनाया जा सकता, एक ही साइज़ का शू जो है, इसी तरह से एक तरीका जो है सबके लिए बेहतर नहीं है। नोट मेकिंग एक स्किल होता है, नोट लेना, और ये जो है पेक्युलरी पर्सनल अफेयर भी है। आप लोगों से एडवाइस लेते हैं कि कैसे नोट्स लिए जाएं या फिर नोट्स बनाए जाएं। और नोट टेकिंग और नोट मेकिंग में भी फ़र्क है, नोट्स बनाना और नोट्स लेने में फ़र्क है। मेकिंग नोट्स डिमांड करता है आपकी फुल अटेंशन, और ये रिक्वायर करता है कि अलर्ट रहें। जो पैटर्न ऑफ थॉट है, ये डायरेक्शन और डेवलपमेंट है आपके, आप जो है वो डिस्टिंग्विश भी कर सकते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट और एसेंशियल है इससे कि क्या नहीं। और ये जो है एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है आपके पार्ट के ऊपर के नोट मेकिंग जो है बनाता है डिफ़िकल्ट, और ये है कि क्या नोट मेकिंग को बनाता है वैल्यूएबल। सो वाई डू यू मेक नोट्स आप क्यों बनाते हैं? नोट्स जो है वो एड्स होते हैं मेमोरी के लिए, आसानी के लिए होते हैं। अगर आप रीड कर रहे हैं, लिखने के लिए एक लॉन्ग एसे, आपको लाजमी तौर पे होना चाहिए आपके पास कुछ सिस्टम जो है सॉर्टिंग का, रिकॉलिंग इन्फॉर्मेशन का, जो कि आपको ज़रूरी होगी जब आप फाइनली तौर पे आए लिखने के लिए एसे। आपके नोट्स रॉ मटेरियल होते हैं इसके ऊपर जो आप वर्क करेंगे, फैक्ट्स, फिगर, डायरेक्ट कोटेशन क्विकली अवेलेबल होगा। प्रोसेस जो है नोट मेकिंग का फोर्स करता है आपको कि आप समराइज़ करें आइडियाज़ और आर्ग्यूमेंट्स, सेलेक्ट करें पॉइंट जो रिलेवेंट हो आपके पर्पस के साथ, अंडरस्टैंड करें, इंटरप्रेट करें ओरिजिनल सोर्स, कंटिन्यूअली क्लैरिफाई करें, एडजस्ट करें आपका परसेप्शन जो है इससे टॉपिक का, इस रोशनी में कि इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग होना मटेरियल की। सो 3 मेन पैटर्न जो ऑर्गेनाइज करने के लिए बॉडी ऑफ एसे राइटिंग जो है वो शो कर रही है। रिलेशनशिप लीनियर है, स्पेशल रिलेशनशिप है, कंपैरिजन एंड कॉन्ट्रास्ट है। सो किस तरीके से लिखा जाए कॉज एंड इफेक्ट? एक तो कॉज एंड इफेक्ट तरीका है, ये जो क्लोजली रिलेटेड है। कॉज और इफेक्ट जो है वो एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कोई भी इफेक्ट होता है तो उसका कोई ना कोई कॉज होता है। सो कई सारे तरीके होते हैं एक्सप्रेस करने के कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप जो है इंग्लिश के अंदर। आप या तो रखते हैं कॉज को या इफेक्ट को पहले सेंटेंस के अंदर, और आने वाले सेंटेंसेस में होता है सेम एक्सप्रेशन। और इसी तरह एक जो फोकस होता है कॉज के ऊपर, जबकि दूसरे का होता है इफेक्ट के ऊपर। और वर्ड स्पेशियल का मतलब ये होता है कि डील किया जाए जो हैपनिंग या एग्जिस्टिंग है स्पेस के अंदर, जबकि लिखते हुए अक्सर क्या होता है कि आप हमें जो है वो डिस्क्राइब करना होता है लोकेशन जो एक प्लेस की, और कैसे प्लेस जो है वो लेड आउट है या फिर सेट ऑफ थिंग या ऑब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं। सो आप जो है वो देखेंगे कुछ तरीके के ऊपर जो कि डिस्क्राइब करें थिंग को स्पेशली। सो लिखना एक क्लासिफिकेशन जो है बेस करता है कन्वेंशन के ऊपर और कैसे जो है वो दूसरों ने किया है, लेकिन ये जो मेनली बेस करता है पर्पस के ऊपर। क्लासिफिकेशन करने में डेटा और आइडियाज़ डिवाइड होते हैं कैटेगरीज में, और इसको किया जाता है लॉजिकल वे के अंदर। पैराफ्रेजिंग की अगर हम बात करें, आज के डिजिटल वर्ल्ड में पैराफ्रेजिंग और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। पहले तो थी लेकिन आज और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक राइटिंग स्किल होता है जिसके अंदर एक आइडिया या इन्फॉर्मेशन उसको लिखा जाता है दूसरे तरीके से, मीनिंग को चेंज करते हुए। इसका मतलब ये कि जिस तरीके से आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ा इंटरनेट के ऊपर, और अगर आप उसको डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लिखेंगे तो वो पैराफ्रेजिंग कहलाया जाएगा। और पैराफ्रेजिंग जो है जाहिर बात है अलाउ है, ये ऐसा चीज़ नहीं है, इसको प्लेजरिज्म कंसिडर नहीं किया जाएगा कि आप सेम बात कह रहे हैं लेकिन जो है आपने वर्डिंग अपनी चेंज कर दी, बिल्कुल अलग वर्डिंग का यूज़ करते हुए आप वही बात कहे हैं। सो गिवन इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट वर्ड्स के अंदर लिखना, आप रीफ्रेश करते हैं वर्ड को उसके ओरिजिनल मीनिंग को चेंज करते हुए, और इसको यूज़ किया जाता है डायरेक्ट कोटिंग की जगह के जो राइटर ने कहा। और ये एक स्किल है जिसको यूज़ किया जाता है रीराइट करने के लिए शॉर्ट सिलेक्शंस, एक सीरीज ऑफ सेंटेंस या पैराग्राफ भी। और जाहिर बात है पैराफ्रेज करते हुए एग्जाम्स में भी लिखा जाता है, असाइनमेंट्स के अंदर भी स्टूडेंट्स जो पैराफ्रेजिंग करते हैं, तो ये भी जाहिर बात है अलाउ होता है क्योंकि उसमें अलग वर्डिंग का यूज़ किया जा रहा होता है। आप जो है वो पैराफ्रेज कर सकते हैं कुछ वर्ड्स को ओरिजिनल पैसेज से, लेकिन यूज़ किया जाता है सिनोनिम्स जहाँ कभी भी पॉसिबल हो। सो चेंज करें डायरेक्ट कोटेशन इनडायरेक्ट कोटेशन को, जैसे कि यूज़ किया जाए रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करें एक्टिव सेंटेंस पैसिव सेंटेंसेस तक, और वाइस वर्सा। सो पहला स्टेप क्या है? पहले तो ये रीड करें पैसेज को केयरफुली कई बार, जब तक आप उसको अंडरस्टैंड ना कर लें, करते रहें। देखें वर्ड्स को डिक्शनरी के अंदर जिनको आप नहीं समझते, मार्क कर लें वर्ड्स को या हाईलाइट कर लें, और फिर उनके मीनिंग देखें। सिनोनिम्स ढूंढें उनके कि इनके क्या सिनोनिम्स हो सकते हैं। जॉट डाउन करें मेन पॉइंट जो है पैसेज के, जो भी मेन पॉइंट है उनको लिख लें। एक आउटलाइन बनाएं हेल्प के साथ उन पॉइंट के जो कि आपने जॉट डाउन किए हैं। याद रखें कि आपकी आउटलाइन जो होती है उसके अंदर मेन आइडिया है और जो मेन सपोर्टिंग आइडिया या पॉइंट्स हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी सपोर्टिंग डिटेल्स। और लिखें जो है वो पैराफ्राइज को यूज़ करते हुए आपके अपने वर्ड ओमिट करते हुए, मतलब ओमिट ना करें कोई भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन, उसको ना आप
निकाल दें, ऐसा ना हो कोई भी एसेंशियल इन्फॉर्मेशन ना निकालें। पॉलिश करें, फिर पैराफ्रेज यानी कि उसको और ज़्यादा रिफाइन करें, और जो एक बार लिख लिया उसको और अच्छी तरह से आप रीड करके देखें कि इसमें और क्या इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको पॉलिश, इस तरह से वो पॉलिश होता जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खासतौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर watching this video and best of luck for your exams.